नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपकी लाइफ में आपने एक दूसरा इंटरव्यू भी किया है जो काफ़ी फेमस भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने देखा जो आप छोटा शकील का इंटरव्यू कह रहे थे। वो किस तरह से क्रैक किया था? छोटा शकील का इंटरव्यू जो किया 2016 में किया था हुँ, और 8 साल हो गए हैं, 9वां साल लग जाएगा। राइट। सितंबर 2016 में मैंने वो इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू को करने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। आपने कहा था एक दूसरे पॉडकास्ट में कि 2 मैं साल। हाँ, बहुत टाइम लगा था। ईयर 2 साल कह लो, 4 साल कह लो, लेकिन टाइम लगा था हुँ, वो। अब ईयर, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ईयर क्यों बताते, एक पॉडकास्ट में पहले भी कर रहा था। तो मैं अब ईयर कहना उचित नहीं समझता, मैं कहता हूँ टाइम लगा था। अब वो टाइम किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि ये जानबूझ के साल बता रहा है, ये बताना चाहता है इसने बहुत मेहनत की है। तो वो मेहनत तो की है। तो वो मैं साल ना बताते हुए ये कहना उचित समझता हूँ कि बहुत समय लगा। हुँ, और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले भी शायद आपकी पॉडकास्ट में कहा था या किसी और हाँ, पॉडकास्ट में कहा था कि शकील आपको इंटरव्यू क्यों देगा। जी। उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। उसको जब अपनी बात कहनी है तो उसके पास मुझसे बड़े रिपोर्टर्स के नंबर्स हैं जो नेशनल मीडिया पे हैं। किसी नेशनल मीडिया, मैं एक इंडिपेंडेंट मीडिया से हूँ, जो इस समय सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया है। हम पहले भी इंडिपेंडेंट मीडिया से थे, आज भी इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं। नेशनल मीडिया जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं वो आ जाते हैं, या जो अखबार हैं वो आ जाते हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं और हमको इंटरव्यू करना है, तो वो आपको इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों देगा। वो हुँ, नेशनल मीडिया के उसके पास रिपोर्टर्स के हैं, उनको जो स्टोरी कहनी होगी, अपनी बात कहनी होगी, वो उनको कहेगा। लेकिन जब मैंने उसको अप्रोच करना शुरू किया किसी के थ्रू या नंबर निकाल के, तो बहुत टाइम तक मैंने उसको कोशिश की। मैंने मैसेज करने की कोशिश की, और वो जग जाहिर है एजेंसीज़ के पास भी है, क्योंकि जब भी आप, वो एक नंबर था जो पब्लिक डोमेन में आ गया था बाद में, वो दुबई का एक नंबर था, और उस दुबई का नंबर छोटा शकील का डायरेक्ट नंबर था वो। ओके। और वो बाद में कुछ टाइम बाद वो पब्लिक डोमेन में भी आ गया, तो इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर मेरे को हाथ लगा, तब तक वो नंबर पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, और मैंने जो है उस नंबर पे मैसेज किया। तो मैसेज मैं करता गया, कई दिनों तक रिप्लाई नहीं आया। एक बार एक ऐसी ही मैं सड़क पे वॉक कर रहा था, फ़ोन की घंटी बजी, उस पे +3 कुछ करके 3 डिजिट के नंबर आए। तो वो शायद मुझे लगा कि ये कहाँ की मतलब अजीब इंटरनेट कॉलिंग लग रहा था। तो मैंने उठाया, तो उस पे शकील की ने बात की। बोले, आप मुझे बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं, बताइए। तो मैंने कहा इंटरव्यू करना है। तो बोले किस चैनल के लिए। तो मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट मीडिया से हूँ। तो बोले क्या यूट्यूब। मैंने कहा सोच तो यूट्यूब का ही है। तो बोला मुझे नहीं करना, बहुत चैनल कर चुके हैं, हमारे पे बहुत कहानियाँ हो चुकी हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं, वही पुरानी चीज़ें बात कहोगे, वही पूछोगे। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस इंटरव्यू की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, एक बार करिए। तो उसने मेरी पूरी बात सुने बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो डिसअपॉइंट तो होता है कि फ़ोन आया, बात पूरी नहीं हो पाई, कट कर दिया। राइट। और शकील की एक बात, आप हमेशा रिपोर्टर्स, जितने भी रिपोर्टर्स ने शकील से बात की है या शकील ने इंटरव्यू दिया है, और किसी के, मतलब और लोग, अगर माफिया लोग जो बात करते हैं, नॉर्थ के हों या कहीं के भी हों, साउथ के हैं, तो आपको लगता है वो रिपोर्टर को धमकाने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं। लेकिन शकील के इंटरव्यूज़ किसी भी के भी हों, उसको किसी की बात बुरी लगती है तो साफ ये कह देता है मैं आगे से आपसे बात नहीं करूँ। वो तू करके भी नहीं बोलता, जबकि मैं तो खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ में सबको तू या तुम करके बोलता हूँ, वो आप करके बात करता है। ये लहज़ा मुझे पता नहीं उसका कहाँ से आया। ये तारीफ़ ऐसा लगेगा मैं उसकी बहुत प्रेज़िंग कर रहा हूँ, लेकिन उसने एज़ अ माफ़िया बात की है, तो उसने रिपोर्टर को जो एक सम्मान देने वाली बात होती है, क्योंकि आप इंटरनेशनली भी अगर आप माफिया सुने, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो मीडिया होता है, माफिया उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है हुँ, इंटरनेशनली। मैं तो 3 दिन तो एक माफिया ने मुझे हाउस अरेस्ट किया है वियतनाम में, शायद आपको पता नहीं होगा। नहीं। एक माफिया ने मुझे 3 दिन के लिए हाउस अरेस्ट किया था वियतनाम में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं तीन कौन था दिन ये, नाम बता सकते नाम तो नहीं, मैं पूरा किस्सा बताऊंगा हैं? आपको। जी। तो पहले इस पे आ जाते हैं। तो शकील को कन्विंस करने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैसेज पे मैसेज भेजता रहा, और उसकी तरफ से नो पे नो आता रहा। हुँ, अंत में वो कहते हैं ना, आदमी किलस, वो परेशान, वो कहता है इससे पीछा छुड़ाना है तो हुँ, इंटरव्यू दे ही दो। तो शायद ईद के आसपास की बात है, सितंबर में मैं, ईद है पता नहीं क्या थी, आई डोंट नो। उस बात पे उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल दूंगा और फ़ोन करूंगा। हुँ, और अगले दिन फ़ोन आया,
और उसने मेरे से कहा कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा और आपको जो पूछना है वो पूछिएगा। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया। वो फ़ोन वो जो उसका डायरेक्ट नंबर था दुबई वाला, उस पे ही मैसेज होते थे और उस पे पहला मैसेज जाने का मतलब है मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे जाना, क्योंकि वो नंबर एजेंसीज़ के पास था, पब्लिक डोमेन में नहीं था। ओके। एजेंसीज़ उसके उस नंबर को ट्रैक करती थी, उस पे जो भी एसएमएस जाते थे या फ़ोन होती थी, वो पूरी कॉल सुनी जाती थी, शकील उस पे किससे बात कर रहा है। तो मेरे को वो आइडिया नहीं था उस ज़माने, जबकि मैं इन्वेस्टिगेशन में था, कि मेरा पहला मैसेज जो है मेरे फ़ोन को सर्विलेंस पे डाल देगा। आप इंटरनेशनल माफिया को, आप जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है, आप उसको मैसेज करके कह रहे हो एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप नहीं, एसएमएस के, जो उसका पर्सनल नंबर है दुबई वाला, उस पे वो एजेंसी ने मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे डाल दिया। ये आपको कैसे पता चला? चल जाता है पता। फिर जब मेरी शकील से बात होनी शुरू हुई उस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, तो वो एक अलग तरीके का इंटरव्यू था, आज तक नहीं हुआ। जितना भी लोग सुनाया तो उसमें लोगों ने कहा है कि इस तरीके का इंटरव्यू किसी माफिया से करना बड़ा ही डिफरेंट है। लोगों ने बहुत, मैं आज भी कभी कभी उस इंटरव्यू पे कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसमें कई जगह लिखा जाता है रिपोर्टर जो है बेवकूफ़ है, रिपोर्टर गधा है, ऐसे कौन माफिया से बात करता है, ऐसे क्वेश्चन कौन से पीछे जाते आपने हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था उनसे कि स्कूल टाइम में आपकी कोई क्रश थी क्या? हाँ, मैं वो क्वेश्चन सुन के सोच रहा था, भाई ये क्या पूछा है? छोटा शकील वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उससे आप पूछ रहे हो कि आपका लव इंटरेस्ट क्या था? हाँ, तो इसमें क्या, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, पूछने में क्या बुराई है भाई। पूछने स्कूल में तो कोई या बुराई नहीं है। क्रिमिनल पर, जो वो जब क्रिमिनल बना उससे पहले तो एक आम इंसान ही था। जी। तो एक आम इंसान की लाइफ भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस समय एक सीरीज़ पे काम कर रहा था जिसका हमने टेंटेटिव टाइटल दिया था लाइफ ऑफ माफिया, तो ये उसके लिए इंटरव्यू था। ओके। उसको यूट्यूब पे डालने की कोई तैयारी नहीं थी। मैं एक सीरीज़ कर रहा था, तब तक नार्कोस भी नहीं आई थी। लेकिन हमारा प्रोड्यूसर बैकआउट किया था, तो मुझे वो सब चीज़ें डालनी पड़ी। आप मेरी जितने भी एपिसोड देखते हैं जिसमें माफिया से रिलेटेड हैं, जितने सबूत या जितने प्रूफ मैंने दिए हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए हैं। वो सब डॉक्यूमेंट्रीज के हिस्से, वो सीरीज़ का हिस्सा था जो बन नहीं पाई किसी वजह से। तो राइट। वो फ्रस्ट्रेशन में मैंने यूट्यूब पे डालने शुरू किया। तो इसके अलावा जो सबसे पहला क्वेश्चन शकील से पूछा, वो ये पूछा था कि आपका नाम छोटा शकील छोटा कैसे शकील, राइट। पड़ा, आपका ओहदा छोटा था या आपकी लंबाई कम थी। मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है। मुझे ये लगा था, और जितने मेरे मीडिया फेटर्निटी के फ्रेंड हैं या मेरे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के फ्रेंड हैं या फोटोग्राफर्स फ्रेंड हैं, उन्होंने जब ये सुना तो पहले ही क्वेश्चन सुन के वो भाई मेरे को मैसेज किए, बोले यार तूने ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, वो इतना बड़ा माफिया है, बुरा मान गया तो तेरा तो बैंड बजा सकता है। मैंने कहा क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। और इस बात में शकील ने उसका आंसर भी दिया बिना ऑफेंड हुए। जब इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू है, करेक्ट। आप हम उसमें वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे। जो मेरी आदत है, जन्म इससे पहले वाले पॉडकास्ट में की थी, मैंने काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, मैं हमेशा किसी से भी करता हूँ। अली बुदेश के इंटरव्यू मैंने किया। अली बुदेश का पहला एक ही मात्र इंटरव्यू है जो बहुत लंबा है, डिटेल्ड में है, वो मेरे साथ है। अली बुदेश के इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें भी मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ अली बुदेश का। राइट। तो शकील के इंटरव्यू के बाद वो लोगों को लगा कि अंबर शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है, मोगली बाबा है कोई, जो माफिया को इस तरीके से इंटरव्यू कर रहा है। उसके बाद मैंने वो चीज़ें डालनी शुरू की हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। तो उस इंटरव्यू के लिए टाइम बहुत लगा, लेकिन वो इंटरव्यू इतना हिट जाएगा इसकी मुझे कोई आशा नहीं थी। छोटा शकील का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। एट द टाइम जब आपने इंटरव्यू किया, ये आपने कहा 2016 के आसपास की बात 16, थी? एग्जैक्ट 16। ओके, 2016 की बात थी ये। उस वक्त छोटा शकील डी कंपनी में क्या क्या हैंडल कर रहा था? पूरा बिजनेस। मतलब ये बेसिकली देखिए दाऊद का कंपनी का, शैडो ही देखिए था। कंपनी का, डी कंपनी का सिंपल है कि मीडिया से कोई बात करेगा वो सिर्फ शकील करेगा, कोई नहीं करेगा। ओके। कोई कहीं प्लानिंग करनी है गैंग वॉर में, उसकी प्लानिंग भी शकील करेगा, कोई और नहीं करेगा। बिजनेस शकील के अपने होंगे या नहीं होंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन डी कंपनी में वो सीईओ का हक रखता है, ओहदा रखता है, आज भी रखता है, आने वाले टाइम में भी रखता है। जब तक कंपनी है तब तक वो सीईओ रहेगा। ये आपने उनसे सवाल भी पूछा था, आपको लोग सीईओ कह के बुलाते हाँ, हैं? मैंने कहा था हाजी या सीईओ कहते हैं उसका, मैंने ये बात पूछी थी उसका, उसने आंसर भी दिया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ अब कि छोटा शकील, उस इंटरव्यू से मुझे पता चला कि छोटा शकील को आपने ये भी पूछा था उनसे कि आपने डी कंपनी ज्वाइन कब की? तो उन्होंने कहा था कि सेम मोहल्ले में रहते थे, तो हाँ, स्टार्टिंग से ही था मैं। करेक्ट करेक्ट। छोटा राजन की जब एंट्री होती है, हाँ, उस एंट्री की वजह से क्या कभी छोटा शकील को ये लगा ईगो इश्यूज वगैरह? नहीं, मेरे हिसाब से छोटा राजन और ये सब लोग एक ही समय ज्वाइन हुए थे। ओके।
आसपास एक ही समय ज्वाइन हुए थे, या शायद शकील पहले ज्वाइन हुआ था फिर छोटा राजन हुआ था, या छोटा राजन पहले हुआ था शकील हुआ था, इसका मुझे स्मरण नहीं है, मेमोरी नहीं है। ना मैंने इस पॉइंट से कभी इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश किया। मेरे लिए ये सब लोग कंपनी के मेंबर थे, स्प्लिट हुए वो एक बात अलग है, और सबका अपना अपना वो था। छोटा राजन डी कंपनी में सब कुछ क्राइम हैंडल करता था। जब तक वो डी कंपनी में था तब तक वो क्राइम का हिस्सा हैंडल करता था मुंबई का। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैंडल में थी। शकील भी कुछ हैंडल करता था। एक फ़ोटो है जिसमें शकील है, दाऊद इब्राहिम है, छोटा राजन है और बहुत सारे लोग हैं। वो फ़ोटो जो है मीडिया में है जिसमें दाऊद इब्राहिम बीच में बैठा हुआ है, बाकी सब है। तो इससे पता चलता है कि इतने सारे लोग हैं तो ये कंपनी इन्हीं सभी की मेन कंपनी है। तो सबका अपना अपना उसमें ये कॉर्पोरेट की तरह चली, डी कंपनी कॉर्पोरेट की तरह चली। इसमें सबके अपने अपने सेगमेंट थे, वो बड़े। स्प्लिट होने का रीज़न मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि एक वो रीज़न था। उसको बाद में कैसे प्रेजेंट किया गया ये मैं पिछली पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। ये जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन सकते हैं पिछली पॉडकास्ट। पर ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट में भी ये बातें कही गई है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में ये जो दरार पड़ी, इसके पीछे बहुत हद तक रीज़न छोटा शकील भी था। यार ये अब वो कह सकते हो। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जो मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि जो अमर जुगाकर दिवाकर चूरी, वो तो 3 लोग थे। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमारा बॉस दाऊद इब्राहिम है, वो टेप जब हुआ वो टेप ही शकील ने चलाया था दाऊद को सुनाने के लिए कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये अब इस बात को लेके कोई ये कहे कि स्प्लिट करने का जो दरार थी वो उसने डाली, लेकिन उसने वो चीज़ सुनाई जो फैक्ट थी। अली बुदेश ने भी ये बात मेरे इंटरव्यू में बोली थी, जो क्लिप अगर किसी ने नहीं सुनी है वो सुन सकते हैं, कि अली बुदेश ने भी ये बात बोली थी कि छोटा राजन जो है एक कंपनी में रह के एक नई कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा था और ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी। तो अगर उसने वो किया तो उसने वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अब उसको कोई दरार माने या उसको उस तरीके से देखे कि उसने हक की बात की, तो इसके परसेप्शन चेंज हो सकता है। हर किसी का अपने हिसाब से देखने का तरीका हो सकता है। राइट। तो अब उसको कोई ये कहे कि दरार डाली तो परसेप्शन है। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। जो हुआ, जो घटित हुआ वो सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक और जो उस इंटरव्यू का फोकस था 93 ब्लास्ट, जब आपने उनसे 93 ब्लास्ट के बारे में बात की तो आई डोंट नो कि ऐसा सच में था या नहीं, बट आई फेल्ट कि वो थोड़ा सा शायद गुस्सा हो रहे थे जिस तरह से उनकी स्टोरी को कवर किया गया था मीडिया में, इंडिया में, और जिस तरह से इल्ज़ाम शायद डी कंपनी पे लगाया गया था। उन्होंने याकूब मेमन के बारे में भी एक चीज़ कही थी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 93 ब्लास्ट को लेके जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा नहीं है, ऑल्दो मैं लिंक डाल दूंगा, बट स्टिल जिन्होंने नहीं देखा है, क्या बातें हुई थी उनसे? देखिए 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जो सारी प्लानिंग थी वो टाइगर मेमन की थी, ये कोई दुनिया जानती है। और मैंने 2018 का टाइगर मेमन का एक फ़ोटो भी पब्लिश किया था, जनवरी 2023 में। हाँ करेक्ट। और हाँ राइट, और दिसंबर 2023 में वही फ़ोटो नेशनल मीडिया ने कॉपी करके उसका एक्सक्लूसिव चलाया था। मैं 1 साल पहले वो फ़ोटो देख चुका था। तो टाइगर मेमन ही मेन था जिसने पूरी वो की। और अगर आप एक कमीशन हुआ था, श्री कृष्णन कमीशन, 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक कमीशन गठित हुआ था जस्टिस श्री कृष्णन के अंडर, जिसको कहा गया श्री कृष्णन कमीशन। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि इसमें किस तरीके से ये पूरा प्रोवोक हुआ था ना। और इसमें जो मेन जो गुनाहगार है वो टाइगर मेमन है, और टाइगर मेमन का भाई को इंडिया लाया गया, याकूब मेमन को इंडिया लाया गया, उसको सज़ा दी गई। तो हमें इंडिया के कानून के हिसाब से अगर कोई ये कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं उसको मानूंगा कि ये इन्वॉल्व है। मैं उसमें अपना जजमेंट नहीं दूंगा, या मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कल्प्रेट है या नहीं है। वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी को, ये पब्लिक डोमेन में है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं कोई अपनी तरफ से रिसर्च करी हुई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। कहा था कि मैं यहाँ आके सरेंडर करना चाहता हूँ। उस समय सरकार अगर ले आती तो सिनेरियो दूसरा होता। आज सरकार ने मना किया था लाने से, शरद पवार ने मना किया था। आपको ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपने शरद पवार का नाम लिया है, आपको लगता है उनके लिंक्स थे दाऊद इब्राहिम से? यार मेरे को पर्सनल नहीं मालूम है लिंक्स थे या नहीं थे। मैं मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, मैं उस चीज़ पे बात करना पसंद करूंगा और पसंद करूंगा जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया। मैं तथ्यों पे चलूँगा, मैं किस्से कहानियों पे नहीं चलूँगा। किस्से कहानियाँ सुनाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स पे
आए तो पता चला है वो झूठ ही निकले। तो मैं अब जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो व्यूअर रिस्पेक्ट कर रहा हो या माफियाज मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो फैक्ट के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे कमेंट्स में आता है कि शरद पवार के और डी कंपनी के लिंक्स थे। अगर थे जो ये बात कह रहे हैं तो प्रूफ करो, पर पेपर्स दो। पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था क्रिमिनल्स यार को? मैंने एक का एक एग्जांपल दिया, चंद्रस्वामी ने बबलू श्रीवास्तव को फरारी कटने के लिए अपने आश्रम में रखा था। तो इसका जीता जाता उदाहरण ये है। इसकी स्टोरी अगर आपको जानना है तो पिछला पॉडकास्ट देखिए। तो ये तो होता है। मतलब पॉलिटिक्स और क्राइम वर्ल्ड का नेक्सस तो है। तभी तो इसलिए देखिए बहुत सारे एमपीज एमएलए जो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के आते हैं। नाम लेना किसी का उचित नहीं है, क्योंकि अब वो जो है सम्मान वाली पद पे बैठे हैं, तो किसी का नाम लेके उसको उस पद का अनादर करना उचित नहीं है। राइट। कमिंग बैक टू छोटा शकील वाला इंटरव्यू, उसमें जब 93 ब्लास्ट की बात होती है, डी कंपनी का नाम कहाँ से आता है पूरे 93 ब्लास्ट में? क्योंकि आपने कहा कि वो एक क्या श्री कृष्ण कमीशन है, श्री कृष्ण जो कमीशन। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कि उसमें शुरुआत डी में कंपनी का नाम नहीं था? मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी है, इंटरनेट पे है, उपलब्ध है, लोग डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कमीशन, और बहुत डिटेल्ड में है। तो डी कंपनी का नाम इसलिए आया क्योंकि एक रूट इस्तेमाल किया गया था। मतलब कुछ लोग जो साथ में लोग काम करते हैं, मतलब जो पैसे, टाइगर मेमन अपनी जगह है, टाइगर मेमन के अपने सोर्सेज थे, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से साथ काम करते हैं। तो इस वजह से अब उसमें इनका कितना, ये बात सच है कि जब ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी को फ़ोन भी किया था। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है कि उसने खुद ने बोला था कि आप मुझे इंडिया लेके आइए, मेरी 3-4 शर्तें हैं, वो अगर आप मान लेते हो मैं इंडिया आने को रेडी हूँ, और आप मेरे पे पूरा केस चलाइए, अगर मैं गिल्टी प्रूव होता हूँ तो फेयर ट्रायल चलाइए जी। फेयर ट्रायल चलाइए। ये ब्लैक फ्राइडे किताब में भी आया, और ब्लैक फ्राइडे मूवी में भी अनुराग कश्यप ने वो सीन दिखाया है, और यही चीज़ बात लिखी है। तो अब क्या है, देखिए, अब मेरा मानना था कि इस समय सरकार मान लेती कि हम तुम्हारी सारी शर्तें मान रहे हैं, तुम आ जाओ। आने के बाद तुम शर्त मानते या नहीं मानते, तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम तो होता जी। वो एक पॉलिटिकल फेलियर था, एक तरह से। पॉलिटिकल फेलियर कहूँगा मैं उसको। पर जब आपने उनसे याकूब मेमन वाली और टाइगर मेमन वाली बात कही थी, तो छोटा शकील ने कहा था कि याकूब मेमन इन्वॉल्व नहीं था, बट उसे लाया गया, वो मुंबई खुद इंडिया खुद आया नेपाल था से पकड़ के लाया, अपने परिवार के साथ। नेपाल से पकड़ के लाया गया था, और नेपाल में उसको अरेस्ट किया गया था। फिर उसको री अरेस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दिखाया था, और उसके पास बहुत सारे सबूत थे जो यहाँ पे दिए गए। क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था 93 ब्लास्ट यार में? देखो, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अगर सरकार कह रही है इन्वॉल्वमेंट था, मैं मानूंगा इन्वॉल्वमेंट था। मैं इसमें पर्सनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा। ह्यूमन राइट्स वाले तो आज भी नहीं मानते। देखो, मैं लॉ को अफजल मानूंगा। गुरु का भी नहीं मानते वो तो, वैसे खैर। मैं लॉ को मानूंगा। लॉ अगर कह रहा है तो मैं लॉ का मानूंगा। मेरा पर्सनल वर्डिक्ट नहीं हो सकता जी। मेरा पर्सनल वर्डिक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल इस पे पर्सनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि वो इन्वॉल्व था या नहीं था। सरकार ने ट्रायल चलाया, सरकार ने उसके खिलाफ सबूत पेश किए। सरकार, अब वो सबूत असली थे या नकली थे, ये वहाँ पे जो जज बैठे हैं, ये उनका विवेक पे निर्भर करता है कि वो उसको सच मान रहे हैं या झूठ मान रहे हैं। जो वकील उनके खिलाफ खड़ा है, याकूब मेमन के खिलाफ, वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सरकार ने उसको, मतलब अदालत ने, सरकार से मेरा मतलब है कि अदालत ने उसको कसूरवार माना है, तो मैं भी मानूंगा। मैं अदालत के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करूंगा, किसी हाल में नहीं कर सकता। मैं अदालत के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करूंगा, ना मैं इस पर पर्सनल वर्डिक्ट दे सकता हूँ। 26/11 उसके बारे में भी कहा जाता है कि अगेन दाऊद के ही लोगों ने क्लियर कराया रास्ता, और रूट्स जो थे वो वही वाले यूज़ किए गए थे। इसमें कितना सच है? 26/11 जो आपका ताज पे अटैक हुआ मुंबई था, जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अब जब इसमें आपने इसका कुछ वो डिटेल निकाली थी कि किसने कहा था ये बात? नहीं, ये आई थिंक आपके वो इंटरव्यू में आपने शायद छोटा शकील से पूछे भी, मीडिया न्यूज़ ही है ये। अगर ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि किसने कहा था, बट मीडिया में ये न्यूज़ आई थी, इतना आई एम श्योर, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये। अच्छा, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अगर ये बात आई है और मीडिया कह रही है तो सच होगा। अगर किससे कहानियाँ हैं तो मैं इस पर क्या कहूँ। मीडिया हर चीज़ सच कहती है।
अब बिल्कुल कहती है। बिल्कुल कहती है, जब तक टीआरपी मिल रही है तब तक सच है। ओके। एक आई डोंट नो अब इसमें कितना सच है, अगेन कहीं कहीं सुनाने वाली बात हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है करंट टाइम्स में कि डी कंपनी में दो फैक्शंस बन रहे हैं, एक अनीस इब्राहिम वाला और एक छोटा शकील वाला, कि आफ्टर दाऊद इब्राहिम कौन हैंडल करेगा पूरी। या देखो, कंपनी है, हम्म, ठीक है, और दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, तो वो बेवकूफ़ तो दाऊद इब्राहिम को कह नहीं सकता। अब मैंने ये बात बोली है बेवकूफ़ वाली, तो हो सकता है कि डी कंपनी ऑफेंड हो जाए और मुझे इस बात के लिए बोले। बेवकूफ़ से मेरा मतलब है कि अगर कंपनी स्प्लिट होनी होगी और किसी को उत्तराधारी बनाना होगा, तो दाऊद अपने जीते जी बना के दे के जाएगा। वो अलग से अपने मरने के बाद नहीं दे के जाएगा कि दो लोग आपस में लड़े। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी। अब बहुत लोग मुझे गालियाँ बकेंगे भी, मैंने दाऊद इब्राहिम को बेवकूफ़ कह दिया, कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये एक स्लैंग में यूज़ किया है, एक उसमें किया है। हो सकता है कि डी कंपनी के लोग सुने तो वो भी नाराज़ हो जाएं कि मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन एक सेफ साइड के लिए मैं क्लियर भी कर देता हूँ कि एक स्लैंग में यूज़ किया है। तो मैं यहाँ साबित नहीं करना चाह रहा कि दाऊद इब्राहिम होशियार है या बेवकूफ़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इतना समझदार तो होगा कि अपने मरने से पहले या अपने आप को हटाने से पहले वो दोनों के बीच में एक चीज़ उत्तराधिकारी घोषित करके जाए। ओके। उस इंटरव्यू में एक और नाम आया था, सीबीआई चीफ जो थे शायद जोगिंदर सिंह जी। उनका नाम क्यों आया था? उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था 93। 93 का कुछ हिस्सा, और वो शायद सीबीआई में थे। उन्होंने डी कंपनी को काइंड ऑफ अ क्लीन चिट दी थी, ऐसा शकील ने अपने मेरे इंटरव्यू में बोला था। तो वो वहाँ तक नाम आया था कि जोगिंदर जी ने जो बोला है कि इनको लागे करोगे क्या, इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, ये बात शकील ने मेरे इंटरव्यू में बोली थी। ओके। मैंने कभी जोगिंदर जी से मुलाकात नहीं की, मुझे मौका नहीं मिला। अब उनका देहांत भी हो चुका है कई साल पहले, तो अगर शायद मैं पहले, क्योंकि मेरे पास 2016 में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं और चीज़ों में बिज़ी हो गया, फिर किताबें लिखने में बिज़ी हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज़ में बिज़ी हो गया। तो मेरे को शायद, मैंने और उस पॉइंट से सोचा भी नहीं कि मैं जोगिंदर जी से मिलके इस चीज़ को वेरीफाई करूँ। ये मेरी गलती है। अगर मैं शायद वेरीफाई कर लेता तो बात दूसरी होती। उस इंटरव्यू में कहीं पे आपको, क्योंकि आज के अगर करंट सिनारियो से हम देखें, इंडियन सोसाइटी के सिनारियो से, ये पूरे वर्ल्ड के सिनारियो से, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया पूरी पोलराइज हो गई है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। आपको कभी ऐसा लगा कि ये जो छोटा शकील है या दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी इन जनरल है, ये इनके मन में वो चीज़ है हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स वाली? अगर ऐसा होता तो डी कंपनी में जितने बहुत सारे शूटर्स रहे वो हिंदू नहीं होते, या उनके बिजनेस पार्टनर हिंदू नहीं होते। वहीं छोटा राजन के साथ भी है कि अगर छोटा राजन बिजनेस कर रहा है तो वो बहुत सारे उसने मुस्लिम लोगों के साथ बिजनेस किया, उसके कंपनी में मुस्लिम शूटर रहे। तो ये जब बिजनेस की बात आती है तो धर्म नहीं है, ये पॉलिटिकली धर्म हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप को बहुत नज़दीक से इन्वेस्टिगेट किया, तो मेरे सामने ये आया कि ये बिज़नेस भी हिंदू के साथ भी कर रहे हैं, नॉन हिंदू के साथ भी कर रहे हैं। इस्लाम में को लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। इस्लाम कट्टर धर्म है, वहीं हिंदुज़म जो है सॉफ्ट धर्म है। ये पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, पर्सनल व्यू इसके अलग है, क्योंकि आप भी एक अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे हर किसी को एक ही ड्रेस में रखा जाता था, यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यूनिफॉर्म का मतलब कि आप एक समान हैं। जी। जब हमने उस चीज़ से पढ़ा है स्कूल में, ईद मनाई है, दिवाली मनाई है, तो आप देखिए उस चीज़ को कि अगर अगर ऐसा होता तो वो हिंदू के साथ बिजनेस नहीं कर रहे होते, छोटा राजन मुस्लिम के साथ बिजनेस नहीं कर रहा होता। छोटा राजन के बहुत सारे शूटर्स मुस्लिम हैं जो जो डी कंपनी के हिंदू शूटर्स को मारे थे। तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मकसद ये था क्योंकि एक कहानी फ्लोट करती है मीडिया में और इन जनरल लोगों के बीच, वो ये कि दाऊद ने या डी कंपनी ने 93 के ब्लास्ट इसलिए कराए क्योंकि 92 में वो जो राइट्स हुए थे मस्जिद को लेके, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में आई डोंट वांट टू कमेंट। बट उसके बाद जो हुआ, जब वो राइट्स हुए तो कुछ डोंगरी से मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी दाऊद ये किताब में ब्लैक फ्राइडे जी। मूवी में भी ये सीन है। तो देखिए 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो था वो मैं हमेशा कहता हूँ टाइगर मेमन का किया हुआ था, पूरे प्लानिंग उसकी की गई थी। इसमें पुलिस भी ये बात को कहती है, और ये प्रोवोक था जो हुआ बाबरी मस्जिद के बाद। और बाबरी मस्जिद के बाद बलवे हुए थे, या बाबरी मस्जिद से पहले बलवे हुए थे। बलवे मतलब
राइट्स, अच्छा, ओके। हिंदी में बलवा कहते हैं। अच्छा, ओके। हिंदी शब्द, हिंदी नहीं, ये मिक्स उर्दू। ऑफ पर्शियन एंड हिंदी का शब्द है, तो इसको बलवा कहते हैं। बवाल का बलवा, अच्छा, ओके। बवाल हुआ था तो उसको बलवा एक स्लैंग में कहा जाता है। जी। तो जब ये राइट्स हुए थे तो राइट्स में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, उसमें से एक टाइगर मेमन को भी सबसे ज़्यादा उस राइट में नुकसान हुआ था। तो वहाँ पे फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, जिसका शिकार टाइगर मेमन बना और उसने वो ब्लास्ट कराया। आईएसआई ने उसे यूज़ किया। छोटा शकील से बात करने के वक़्त आपको कुछ मिला ऐसा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा क्या? आपके पर्सपेक्टिव से कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा क्या मतलब कि किस सेंस में? शायद ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्राइम सिंडिकेट जो पब्लिक डोमेन में ना हो। उनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप कंट्रीज मैप पे उंगली रखिए, जिस कंट्री पे आप उंगली रखोगे उनका वहाँ नेटवर्क है। जो उसने खुद बोला है, ये मुझे पता है। इन्वेस्टिगेट करके। आप अगर साउथ अमेरिका की बात करोगे तो वहाँ पे भी उनका बहुत बड़ा नेटवर्क निकलेगा। दाऊद इब्राहिम कितना अमीर है? यार जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस मैप मतलब मैप में आप जिस जहाँ उंगली रखोगे और वहाँ पे जो कंट्री आएगा उसमें भी वहाँ उसका नेटवर्क निकलेगा, तो आप इमेजिनेशन लगा लो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद एलॉन मस्क है, या कोई एलॉन मस्क आते रहता है टॉप पे, उससे ज़्यादा अमीर है? बराबर ही हो तो कोई भी ताज्जुब नहीं। इनके पास पैसा बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके इतने सारे इंटरेस्ट हैं कि नाम लेने शुरू किया जाए वो कम है। खून खराब आप भी करते हैं? गैंग वॉर आज भी चलती है, आने वाले टाइम में भी चलेगी। पर अभी तो बहुत टाइम से गैंग वॉर इंडिया में तो नहीं है, मुंबई में तो एटलीस्ट नहीं हुई है। दुनिया में किसी ना किसी कोने में तो चलती है ना गैंग कौन वॉर। सी गैंग्स? कोई भी गैंग हो सकती है। छोटा राजन की गैंग भी? छोटा राजन का गैंग अब उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि छोटा राजन खुद खुद जेल में है। है। तो जब बॉस जेल में हो गया तो नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। जब नेटवर्क Okay. ख़त्म होने की शुरुआत होती है तो गैंग वॉर भी एक इनडायरेक्टली ख़त्म हो जाती है। तो गैंग वॉर से मेरा मतलब है कि जो इनके साथ वर्क कर रहा है और वो इनके अगेंस्ट में चला गया, उसको भी तो ये ख़त्म कर सकते हैं। तो वो तो चलता रहेगा, वो तो ज़िंदगी है, जब तक क्राइम है तब तक चलता रहेगा।